अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, जैसा कि लिवर सेल्स, किडनी सेल्स, हार्ट सेल्स और नर्व सेल्स वगैरह। ब्रेन और नर्व सिस्टम दो बेसिक टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं, जिनमें नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स और ग्लिया सेल्स शामिल हैं। नर्व सिस्टम में ग्लियल सेल्स की तादाद न्यूरॉन्स से 10 से 20% ज़्यादा होती है। न्यूरॉन्स ब्रेन में की प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स बॉडी पार्ट से सिग्नल रिसीव और सेंड करते हैं और मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने में बॉडी की मदद करते हैं। न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, जिनमें सेल बॉडी, एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स शामिल हैं। सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, जो सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। एक्सॉन्स एक लॉन्ग टेल की तरह दिखाई देते हैं, जो सेल से मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं, और डेंड्राइट्स ट्री ब्रांचेस की तरह होते हैं, जो सेल के लिए मैसेजेस रिसीव करते हैं। न्यूरॉन्स न्यूरोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। न्यूरोजेनेसिस प्रोसेस प्रेगनेंसी के 10th वीक में शुरू होता है और 25th वीक में एंड होता है। इस दौरान एम्ब्रियो में मौजूद स्टेम सेल्स ब्रेन के प्राइमरी सेल्स की फॉर्मेशन के लिए केमिकल सिग्नल्स रिसीव करते हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। आल्थो के न्यूरॉन सेल्स हमारी पैदाइश के वक्त मेजॉरिटी में हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं, लेकिन न्यूरोजेनेसिस एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बर्थ के बाद न्यूरोजेनेसिस का प्रोसेस ब्रेन के हिप्पोकैम्पस रीजन में हो रहा होता है, जहां न्यूरॉन्स की तादाद डिवीजन के थ्रू इंक्रीज होती है, और ये या तो 2 स्टेम सेल्स में डिवाइड होते हैं या फिर 2 नर्व सेल्स में। बॉडी में मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें, और 2 न्यूरॉन्स के दरमियान कम्युनिकेशन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में होती है, जो न्यूरॉन्स के साइनेप्सिस के दरमियान एक स्मॉल गैप होता है। यहाँ पर एक्सॉन से आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं, जो कि रिसीविंग न्यूरॉन में स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स छोटे छोटे अमाइन मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड्स या फिर न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और वेसिकल्स में पैक होकर नर्व एंडिंग्स पर स्टोर हो जाते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि न्यूरॉन्स आपस में साइनेप्स में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से कम्युनिकेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन कैसे काम करती है। हर न्यूरल साइनेप्स के 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि एक्सॉन टर्मिनल की मेम्ब्रेन होती है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि टारगेट सेल की मेम्ब्रेन होती है, जो ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान गैप को कहते हैं। प्री साइनेप्टिक नर्व फाइबर्स के टर्मिनल्स पर बहुत सारी वेसिकल्स होते हैं, जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं। जब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल की वजह से डिपोलराइज्ड होती है, तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के टर्मिनल पर मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेट हो जाते हैं, जो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू मेम्ब्रेन टर्मिनल से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्रॉस करने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मौजूद रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं। जब न्यूरोट्रांसमीटर्स रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं, तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन चैनल्स ओपन या क्लोज हो जाते हैं। ये आयन चैनल्स होते हैं, जिनके ओपन या क्लोज होने से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयंस के लिए चेंज होती है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर टारगेटेड सेल्स को एक्शन के लिए स्टिमुलेट करें, तो इसे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो एक्साइटेटरी साइनेप्सिस पर एक्शन परफॉर्म करता है। इसके बरक्स अगर ये टारगेटेड सेल्स को इनहिबिट करे, तो इसे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और ये इनहिबिटरी साइनेप्सिस के थ्रू इनहिबिशन करता है। साइनेप्स की टाइप और टारगेट टिश्यूज का रिस्पांस टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर पर डिपेंड करता है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक सेल की डिपोलराइजेशन करते हैं और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जैसा कि एसिटाइलकोलिन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, जबकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स टारगेट सेल की हाइपरपोलराइजेशन कॉज करते हैं, लिहाजा इनके एक्शन को इनहिबिट करते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये या तो एंजाइम से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर न्यूरॉन्स में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स के अलावा न्यूरोमॉड्यूलेटर्स भी मौजूद होते हैं, जो साइनेप्सिस एसोसिएटेड न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोमॉड्यूलेटर्स फ़ौरन से न्यूरॉन्स में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं या फिर एंजाइम से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बजाय इसके कि ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ज़्यादा वक्त तक रहें। ये ब्रेन में बहुत से दूसरे न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करते हैं। बेस्ट न्यूरोमॉड्यूलेटर न्यूरोट्रांसमीटर्स में डोपामीन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन और नोरिपेनेफ्रिन शामिल हैं। हमारे ब्रेन को बहुत से अहम फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स की ज़रूरत होती है, जिनमें हार्ट रेट, ब्रीथिंग, स्लीप साइकिल्स, डाइजेशन, मूड, कंसंट्रेशन, एपिटाइट और मसल मूवमेंट वगैरह शामिल हैं। ह्यूमन नर्व सिस्टम में 40 से ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ अहम न्यूरोट्रांसमीटर्स और उनके फंक्शंस पर बात करेंगे।
नंबर 1, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर है जो 1914 में आइडेंटिफाई हुआ। एसिटाइलकोलिन एसिटिक एसिड और कोलिन से बना होता है और ये ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है। ये दोनों नर्व सिस्टम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर फंक्शन परफॉर्म करता है और कोलिनर्जिक न्यूरॉन के एंड पर वेसिकल से रिलीज होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एसिटाइलकोलिन न्यूरोमॉड्यूलेटर जंक्शन पर रिलीज होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। मसलन अगर ब्रेन बाइसेप मसल की मूवमेंट के लिए सिग्नल्स जनरेट करे तो नर्व फाइबर्स इन सिग्नल्स को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ कैरी करते हैं, जहां ये सिग्नल्स एसिटाइलकोलिन की मदद से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की दूसरी तरफ ट्रांसमिट होते हैं, जिससे उन खास मसल्स में डिजायर्ड रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। एसिटाइलकोलिन की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, जैसा कि मसल स्पैज़म्स। मसल कॉन्ट्रैक्शन के अलावा एसिटाइलकोलिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेमोरी और लर्निंग में अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है। नंबर 2, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्लूटामाइनेज एंजाइम के ग्लूटामीन पर एक्शन से सिंथेसाइज्ड होता है। ये प्रोसेस प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स या फिर नेबरिंग ग्लिया सेल्स में होता है। ग्लूटामेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर है। ये सेंसरी और सेरिब्रल कॉर्टेक्स न्यूरॉन से रिलीज होता है। ग्लूटामेट नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग में सेंट्रल रोल अदा करता है और ज़रूरी है कि इसका लेवल हमेशा रेगुलेटेड रहे। नॉर्मल कंसंट्रेशन में ग्लूटामेट लर्निंग और मेमोरी में हेल्प करता है। अलबत्ता इसकी हाई कंसंट्रेशन से सेलुलर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जो नर्व सेल्स की ओवर एक्साइटेशन की वजह बनती है, जिससे न्यूरल सेल्स की डेथ हो सकती है। ब्रेन में ग्लूटामेट डेफिशिएंसी से कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, मेंटल एग्जॉर्शन और इंसोम्निया जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। नंबर 3, डोपामीन। डोपामीन फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामीन अमाइनो एसिड्स टायरोसिन और फेनिलाइलानिन से बनता है। ये दोनों अमाइनो एसिड्स प्रोटीन रिच फूड में पाए जाते हैं। डोपामीन सब्सटेंशिया निग्रा के न्यूरॉन से रिलीज होता है, जो मिड ब्रेन का एक रीजन है। ये न्यूरोमॉड्यूलेटर समझा जाता है। डोपामीन खास तौर पर प्लेयर और रिवार्ड के साथ लिंक्ड होता है, जैसे कि किसी पार्टिकुलर एक्टिविटी के शुरू करने में खुशी महसूस होना, जैसे कि कोई फूड, सेक्स, शॉपिंग या फिर कोई भी चीज़ जिसे आप इंजॉय करते हो। मसलन जब आप चॉकलेट चिप कुकी खा रहे हो तो आपका ब्रेन डोपामीन की प्रोडक्शन तेज़ कर देता है और डोपामीन का एक्ट आपकी खुशी को बढ़ा सकता है और आप में सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग पैदा करता है। लो डोपामीन से डिप्रेशन, जबकि हाई डोपामीन से हेलुसिनेशंस और मेनिया वगैरह हो सकता है, जो कि एक्सट्रीमली हाई एनर्जी और मूड को कहते हैं। ऐसा समझा जाता है कि डोपामीन कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट में भी रोल प्ले करता है, क्योंकि पार्किंसंस डिजीज़ के पेशेंट में इसकी कंसंट्रेशन कम देखी गई है। नंबर 4, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन एक न्यूरोमॉड्यूलेटरी ट्रांसमीटर है जो ब्रेन स्टेम और इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होता है। बॉडी नीड का ऑलमोस्ट सारा सीरोटोनिन इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होता है और ये हेल्दी डाइजेशन को प्रमोट करता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि सीरोटोनिन एक हार्मोन भी है। सीरोटोनिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, जिसका ये मतलब है कि ब्रेन लाजमन अपनी ज़रूरत का सीरोटोनिन खुद प्रोड्यूस करेगा। सीरोटोनिन ज़्यादातर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के इफेक्ट को बैलेंस करता है। सीरोटोनिन की डेफिशिएंसी से डिप्रेशन, सिटीज, फटीग, सीरोसाइटिस फॉल्ट्स और एंजाइटी वगैरह शामिल हैं। इसके बरक्स ब्रेन में सीरोटोनिन ज़्यादा होने से रेस्टलेसनेस, हेलुसिनेशन और कन्फ्यूजन वगैरह हो सकती है। नंबर 5, नोरिपेनेफ्रिन या नोरिड्रेनालिन। ये एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन स्टेम, हाइपोथैलेमस और एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और ब्लड में रिलीज होता है। ये ब्रेन में अलर्टनेस और वेकफुलनेस लेवल को इंक्रीज करता है। नोरिपेनेफ्रिन की लो कंसंट्रेशन से मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसा कि डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह, जबकि इसकी हाई कंसंट्रेशन इम्पेयर्ड स्लीप साइकिल्स की वजह बनती है, जिससे इंसोम्निया हो जाता है। नंबर 6, गाबा। गैमा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड यानी कि गाबा प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में ग्लूटामेट डीकार्बोक्साइलेज एंजाइम की मदद से ग्लूटामेट से प्रोड्यूस होता है। गाबा एक पावरफुल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो स्पाइनल कोड, सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बहुत से एरियाज में मौजूद न्यूरॉन से रिलीज होता है। गाबा के फंक्शंस मूड और इमोशन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये न्यूरॉन्स की ओवर एक्साइटेशन को इनहिबिट करता है। यही वजह है कि गाबा के लेवल कम होने से एंजाइटी, रेस्टलेसनेस,
और एपिलेप्सी हो सकती है जो ओवर एक्साइटेशन की वजह से होती है। नंबर 7, हिस्टामीन। हिस्टामीन एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो हाइपोथैलेमस में मौजूद न्यूरॉन से रिलीज होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हिस्टामीन वेकफुलनेस, ब्लड प्रेशर, पेन और सेक्सुअल बिहेवियर के लिए ज़रूरी है। इसकी डेफिशिएंसी हाइपरसोमनिया की वजह बनती है। नंबर 8, एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन बॉडी के फ्लाइट और फाइट रिस्पांस में अहम रोल अदा करती है। ये हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर्स दोनों के तौर पर काम करती है। ह्यूमन ब्रेन में एक स्मॉल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स एपिनेफ्रीन की प्रोडक्शन करते हैं। खास तौर पर मेडुला ऑब्लंगोटा एपिनेफ्रीन की लार्ज क्वांटिटी एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है। जब पर्सन स्ट्रेस या स्केयर हो तो बॉडी एपिनेफ्रीन प्रोड्यूस करती है। एपिनेफ्रीन हार्ट रेट और ब्रीथिंग को तेज़ करती है और मसल्स को सडन स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये ब्रेन को डेंजर के वक्त क्विक डिसीजंस लेने में भी हेल्प करती है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एपिनेफ्रीन की हाई कंसंट्रेशन हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और लो इम्यूनिटी की वजह बनती है। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया जानने को मिला होगा। लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात की थी। अगर आप उस वीडियो